हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन के संरूपण के बारे में। कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। पिछले लेक्चर में हमने साइक्लोहेक्सेन के संरूपण के बारे में बात करी थी, नौका रूप, कुर्सी रूप, और हमने देखा था कैसे कुर्सी रूप नौका रूप से अधिक स्थायी होता है। कुर्सी रूप, ट्विस्ट बोट पहले सबसे ज़्यादा स्थायी होता है कुर्सी रूप, उसके बाद ट्विस्ट बोट, उसके बाद बोट, और जो हाफ जो वो होता है वो सबसे हाफ चेयर सबसे कम स्थायी होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। आज हम बात करते हैं अगर एकल प्रतिस्थापी, अगर साइक्लोहेक्सेन से एक हाइड्रोजन को हम किसी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसके संरूपण कैसे क्या बनेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। साइक्लोहेक्सेन के प्रत्येक कार्बन परमाणु में उपस्थित दो हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक अक्षीय और दूसरा विषुवतीय है। एक्सियल और इक्वेटोरियल की हमने बात की थी कि एक तो एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल, मतलब 6 एक्सियल होते हैं और 6 इक्वेटोरियल होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। अर्थात दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड समान या तुल्य नहीं है। अतः मोनो प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन के बनने में अक्षीय या विषुवतीय कोई सा भी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो सकता है और इस प्रकार मोनो प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन के दो संरूपण संभव हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरणार्थ मेथिल साइक्लोहेक्सेन के दो कुर्सी संरूपण संभव है। ये दोनों संरूपण वलय के कार्बन कार्बन एकल बंध के आंशिक गुण के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दो चेयर फॉर्म है, देखिए इसके ये दो चेयर फॉर्म है जो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं चेयर रूप के। एक संरूपण में मेथिल समूह एक्स स्थिति में और दूसरे संरूपण में किस में है, विषुवतीय स्थिति में है। यहाँ पे ये जो डायग्राम दे रखा है वहाँ पे गलत दे रखा है, ये एक्सियल पोजीशन पे इसको बता रखा है। एक्चुअली में यहाँ न होकर ये एक्सियल पोजीशन यहाँ वाली होती है जहाँ ये वाली, तो ये गलत है। यहाँ पर CH3 समूह कहाँ होगा, CH3 समूह होगा यहाँ पर, ये CH3 होगा, ये एक्सियल पोजीशन होती है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन ये है। और यहाँ से हटाएंगे, मतलब यदि अगर इसको एक्सियल मानेंगे, ये एक्सियल पोजीशन ही है, तो देन इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा जो कि यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। डायग्राम में गलत दे रखा है। तो हमने देखा कि एक संरूपण में मेथिल समूह एक्सियल स्थिति में है तो दूसरा समूह विषुवतीय स्थिति में है। अध्ययनों से पता चला कि विषुवतीय मेथिल समूह वाले मेथिल साइक्लोहेक्सेन का स्थायित्व अक्षीय मेथिल समूह वाले मेथिल साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जब मेथिल समूह एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा, उस कंडीशन पे उसका जो स्थायित्व होगा एक्सियल पोजीशन पे जब रहता है उसके कंपेयर में ज़्यादा रहेगा, इसका स्थायित्व ज़्यादा है इसके तुलना में। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं हम। क्योंकि स्थायित्व अक्षीय मेथिल वाले विषुवतीय मेथिल समूह वाले मेथिल साइक्लोहेक्सेन का स्थायित्व अक्षीय मेथिल समूह वाले मेथिल साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा अधिक होता है और दोनों की ऊर्जाओं में 1.5 किलो कैलोरी मोल पर का अंतर होता है। दोनों के साम्य मिश्रण में विषुवतीय मेथिल समूह युक्त संरूपण की मात्रा लगभग कितनी होती है, 93% होती है। इनमें 1.5 किलो कैलोरी पर मोल का अंतर होता है और उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किसकी, जब एक्सियल पोजीशन पे होता है CH3 समूह, तो जो मेथिल साइक्लोहेक्सेन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली जब मेथिल साइक्लोहेक्सेन विषुवतीय इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। अब क्या क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए इंट्रैक्शन आ रहा है फ्लैग पोल टाइप का, 1,3 जो इसको 1,3 डाई इंट्रैक्शन कहते हैं। अक्षीय मेथिल समूह वाले मेथिल साइक्लोहेक्सेन में वलय के एक ही ओर स्थित दो अक्षीय हाइड्रोजन परमाणुओं और मेथिल समूह के मध्य प्रतिकर्षण वान डर वाल्स बलों के कारण अक्षीय मेथिल साइक्लोहेक्सेन विषुवतीय मेथिल साइक्लोहेक्सेन की अपेक्षा कम स्थायी होता है। विषुवतीय स्थिति में प्रतिस्थापी को अक्षीय स्थिति की अपेक्षा अधिक स्थान मिलता है और अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ क्रिया भी न्यूनतम होती है। अतः एकल प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सेन का वह कुर्सी संरूपण अधिक स्थायी होता है जिसमें प्रतिस्थापी विषुवतीय स्थिति में होता है। समझ में आ गया हम आप लोगों को। यहाँ पर जो CH3 समूह है उसका हाइड्रोजन के द्वारा इंट्रैक्शन होता है, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होता है
कंपैरेटिवली यहाँ पे जो CH3 या प्रतिस्थापित समूह है उसको अधिक स्थान मिल जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजनों के साथ इंटरेक्शन क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से इसकी एनर्जी कम होगी और स्थायी ज़्यादा होगा, और इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और स्थायी कम होगा। अब हम बात करेंगे न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, हमने बात की थी अभी, जितने भी हमने संरूपण देखे थे वो न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला में ही देखे हैं हमने, उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार और। न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र में अणु को कार्बन कार्बन बंध की सीध में सामने से देखते हैं। जो पीछे वाला कार्बन परमाणु होता है सामने वाले कार्बन परमाणु के ठीक पीछे छिप जाता है। मैंने पहले बोला था ये गोला होता है, जो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो फ्रंट वाला होगा, और फ्रंट वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन निकलेंगे या जो भी प्रतिस्थापित दिखेगा उसको हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। और इस कार्बन से जस्ट पीछे जो ये कार्बन है उससे जो जस्ट पीछे होगा उस कार्बन से जो हाइड्रोजन या जो भी प्रतिस्थापित निकलेंगे वो जो परिधि की ये जो रेखा बनी हुई है उससे बाहर निकलते हुए दिखाएंगे, गोले से निकलते हुए नहीं दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे। ये तो ग्रसित रूप हो जाएगा जब जस्ट इसके पीछे होता है, और अगर बीच में करते हैं तो ये सांतरित रूप या सांतरित रूप हो जाएगा। तो देखिए सूत्र में एक ही वृत्त दिखाई देता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर उपस्थित 3 बंधों को एक पहिए की 3 ताड़ियों के समान प्रदर्शित करते हैं। एक कार्बन के 3 बंध एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। सामने वाला कार्बन वृत्त के केंद्र में स्थिर माना जाता है। दोनों कार्बन परमाणुओं के बंधों में विभेद करने के लिए सामने वाले कार्बन परमाणु के बंध वृत्त केंद्र से जुड़े हुए दिखाए जाते हैं, और जो पीछे वाला कार्बन परमाणु के बंध होता है वो वृत्त की सतह से निकलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे वृत्त की सतह से। और सामने वाले कैसे दिखाई देंगे, सामने वाले ऐसे सॉलिड लाइन से दिखाई देंगे। एथेन के ग्रसित संरूपण सांतरित संरूपण में आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। इसी प्रकार ब्यूटेन के विभिन्न आपने देखा है। तो इस तरीके से न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला दिया जाता है। अब बात करते हैं सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला की। ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर होती है सोहार्स। यहाँ पे देखिए ग्रसित रूप और सांतरित रूप को कैसे दिखाएंगे वो आपको मैं बता दूँ। इस विधि में अणु की त्रिविम संरचना को थोड़ा सा दाईं ओर से देखते हैं। मतलब ये थोड़ा ऐसे नहीं करके किस तरीके से देखेंगे, ऐसे दाईं तरफ से देखेंगे। दाईं कार्बन कार्बन बंध को थोड़ी झुकी हुई तथा अधिक लंबी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये अधिक लंबी झुकी हुई रेखा, इस रेखा के दोनों सिरे कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों सिरे जो हो गए वो कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करेंगे। एक सिरे पर अंग्रेजी के वाई की तरह आकृति बना लेते हैं, जिस पर इससे जुड़े अन्य 3 समूह को लगाया जाता है। ये कार्बन है, मतलब क्या हो गया, ये कार्बन कार्बन हो गए, ये दोनों सिरों पे तो कार्बन हो गए यहाँ पर और यहाँ पर, और एक पर वाई कर देंगे तो ये क्या हो गया, इससे जो 3 ग्रुप अलग जुड़े होंगे वो इससे दिखाई देंगे। और यदि ये सेम वाई इससे बिल्कुल सामने होता है, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे होते हैं, तो ये ग्रसित संरचना हो जाती है। और यदि ये मध्य में होते हैं, किस तरीके से, यदि मैं मध्य में बात करूं तो मध्य में किस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे। ये देखो इन दोनों के मध्य में ये हो गया, इन दोनों के मध्य में ये हो गया, तो इस तरीके से इन दोनों के मध्य में ये हो गया। तो इस तरीके से होता है सांतरित संरूपण। तो एक सिरे पर अंग्रेजी की वाई की तरह आकृति बना लेते हैं, जिस पर इससे जुड़े अन्य 3 समूह को लगाया जाता है। यदि संरूपण ग्रसित है तो दूसरे सिरे पर भी वाई आकृति बनाते हैं, जो पहले सिरे के वाई के समानांतर होता है। और यदि संरूपण सांतरित है तो दूसरे सिरे पर पहले का विपरीत वाई बना लेते हैं। इस तरीके से हमने देखा। ये एथेन का सोहार्स प्रक्षेपण सूत्र है। यहाँ पर एक पे तो ग्रसित हो गया और ये क्या, कौन सा हो गया, सांतरित हो गया। इसमें सेम वाई एक दूसरे के समानांतर है तो ग्रसित हो जाएगा, और एक दूसरे के विपरीत है तो ये हो जाता है सांतरित। तो देखा आपने, ये तो कौन सा हो गया, स्टेगर्ड, और ये हो गया एक्लिप्स्ड। अब हम आगे बात करें।
ग्रसित संरूपण को दाईं ओर से देखने पर एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के ठीक सीध में समांतर रूप से उपस्थित होते हैं, जबकि सांतरित संरूपण में एक कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के ठीक बीच में उपस्थित होता है। यह सांतरित या एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ग्रसित या स्टेगर्ड फॉर्म। और ये वापस कौन सा हो गया? ये वापस हो गया वो एक्लिप्स्ड फॉर्म, नहीं स्टेगर्ड यानी सांतरित फॉर्म। ये ब्यूटेन के संरूपणों का सौहार्द प्रक्षेपण है, ब्यूटेन के उसका। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में क्या अंतर है। त्रिविम रसायन में दो शब्द विन्यास एवं संरूपण अनेक बार भ्रांति पैदा कर देते हैं, क्योंकि दोनों शब्द यौगिक की त्रिविम व्यवस्थाओं पर निर्भर है। कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन, अब हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। अणुओं में उपस्थित परमाणु की उस आकाशीय व्यवस्था को विन्यास कहते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में स्थिर रहती है। ऐसे विन्यासों की ऊर्जा में पर्याप्त अंतर होता है, अतः एक विन्यास का दूसरे विन्यास में अंतर परिवर्तन के लिए बंध विखंडन या बंध निर्माण जरूरी होता है, जो सामान्य स्थिति में संभव नहीं है। अतः इन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो मतलब यदि एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा होता है, जब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होना होता है, तो वो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, या हम उसको बोलेंगे विन्यास। और यदि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने में एनर्जी में इतना डिफरेंस कम होता है कि कमरे के ताप पर ही वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? वो होता है कन्फर्मेशन यानी संरूपण। तो यहाँ देखिए, यदि विभिन्न विन्यास किरेल कार्बन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं तो उन्हें प्रकाशिक समवायी कहते हैं, और ऐसे विन्यासों के नाम से पूर्व लग्न क्या लगाया जाता है? डी व एल, आर व एस लगाकर विभेदित करते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है जिनमें पर्याप्त अंतर है इनकी एनर्जी में, तो ये एक दूसरे में चेंजेस नहीं होंगे। ये अलग यौगिक है, ये अलग यौगिक है, और इनको आर एस नोमेनक्लेचर या डी एन नोमेनक्लेचर से हम दिखाते हैं। इन दोनों संरचनाओं में H व OH की स्थिति परस्पर विपरीत है। पहली संरचना दूसरी संरचना में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए CH व COH दोनों बंधों को टूटकर विपरीत स्थिति में बंध निर्माण करना होगा। चूंकि सामान्य स्थिति में ये संभव नहीं है, अतः दोनों समअवयवों को पृथक किया जा सकता है। दूसरी तरफ यदि विन्यास C डबल बॉन्ड C के प्रतिबंधित गुणन के कारण उत्पन्न होता है तो इसे ज्यामितीय समअवयव कहते हैं, हमने बात की थी। और इन्हें नाम के पूर्व लग्न में समपक्ष या विपक्ष लगाकर विभेदित करते हैं। ये जैसे ये हो गया समपक्ष और ये हो गया समपक्ष और ये हो गया विपक्ष। तो इन विन्यासों की ऊर्जा में भी पर्याप्त अंतर होता है, अतः इनके अंतर परिवर्तन के लिए भी बंध वियोजन व बंध निर्माण जरूरी होता है, जो कि सामान्य स्थिति में संभव नहीं है, अतः इन्हें भी अलग किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखे, जहाँ पर बंध ऊर्जा में ज़्यादा अंतर होता है, मतलब बंध तोड़ना पड़ेगा और बंध बनाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में वो जो कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास है एक दूसरे में चेंजेस नहीं हो सकते कमरे के ताप पर, तो वो विन्यास कहलाते हैं, वो संरचनाएं विन्यास कहलाती है। और यदि कमरे के ताप पर या कमरे के ताप या बहुत ही कम ताप की ज़रूरत होती है एक संरचना से दूसरी संरचना में चेंज होने में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो संरूपण कहलाते हैं। और अब आगे देख लेते हैं। इसके विपरीत कार्बन कार्बन एकल बंध पर मुक्त घूर्णन के परिणाम स्वरूप अणु में विभिन्न सापेक्ष स्थितियां निर्मित होने की परिगणना को हम संरूपण कहते हैं, तथा विभिन्न सापेक्ष संरचनाओं को कन्फर्मर कहते हैं। विभिन्न संरूपी की ऊर्जा में इतना अंतर कम होता है कि ऊर्जा में कि सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे में तीव्रता से परिवर्तित होते रहते हैं और इन्हें पृथक करना संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए एथेन मुख्यतः दो संरूपों में पाया जाता है, एक एक्लिप्स या ग्रसित संरूपण में और एक एस्टेगर्ड या सांतरित संरूपण में। इस तरीके से हमने देखा सांतरित संरूपण की ऊर्जा ग्रसित संरूपण की तुलना में कम होती है। एथेन के लिए ये ऊर्जा का अंतर है 2.8 किलो कैलोरी पर मोल, जो सामान्य ताप पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तन के लिए पर्याप्त है। अतः ये आसानी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाती है और इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। तो अब मोटा मोटा अंतर क्या हो गया देख लीजिए। विन्यास समअवयव में और संरूपी समअवयव में एक या अधिक किरेल कार्बन परमाणुओं के कारण या C डबल बॉन्ड C के प्रतिबंधित गुणन के कारण उत्पन्न होते हैं। और संरूपी समअवयव क्या होती है?
CC एकल बंध मुक्त गुणन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। दूसरी की बात करें, त्रिविमीय परमाणु समूह की स्थिति निश्चित होती है यहाँ पर, और इधर देखें तो हम त्रिविमीय परमाणु समूह की स्थिति परिवर्तित होती रहती है। और यहाँ देखें आगे तो एक विन्यास का दूसरे विन्यास में अंतर परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें एक विन्यास के दूसरे विन्यास में अंतर परिवर्तन सामान्य ताप पर ही हो जाता है। विन्यासित समआवयव की ऊर्जा में पर्याप्त अंतर होता है, लगभग 30 किलो कैलोरी पर मोल तो होता ही है, अतः इन्हें पृथक किया जा सकता है, मतलब आइसोलेट किया जा सकता है। और यहाँ पे संरूपित समआवयव की ऊर्जा में बहुत ही कम अंतर होता है, लगभग 3 से 15 किलो कैलोरी पर मोल या इससे भी कम, तो इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देख लिया सबसे पहले हमने क्या बात करी, एकल प्रतिस्थापित साइक्लोहेक्सेन के विन्यासों के बारे में या कन्फर्मर के बारे में, कन्फर्मर के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, सोहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में, और फिर हमने बात करी कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मर यानी विन्यास और संरूपणों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।